Hi everyone. Uh, Hopefully you all guys are fine. Yeah. Let's just start our first class of Advanced Performance Management. The exam that is known as APM and previously which was known as P5, right? And previously which was known as P5. So APM is one of the interesting exam, and what I have seen that a lot of people जो ये बच्चे इस पेपर की तरफ बहुत कम रुझान रखते हैं बिकॉज दे हैव एन ऑप्शंस ऑफ P6, P7, देन वी हैव P4. तो P5 कहीं ना अकेला पड़ जाता है. सही है. P5 जो है वो कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता है. तो इस वजह से अगर देखा जाए इस पूरी ओरिएंटेशन में मैं आपको इस पेपर की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाऊंगा कि भाई ये पेपर अकेला छोड़ देने वाला पेपर नहीं है. ये पेपर ऐसा नहीं है कि इसको अकेला छोड़ दो. इस पेपर की अपनी एक दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस है. अगर आप स्ट्रैटेजिकली कुछ करना चाहते हो, आप आगे जाके किसी एक सीनियर पोजीशन पे काम करना चाहते हो, तो स्ट्रैटेजिकली ये पेपर आप लोगों को बहुत स्ट्रांग बनाता है. सही है. तो स्ट्रैटेजिकली ये पेपर आप लोगों को बहुत स्ट्रांग बनाता है. तो देयरफॉर APM P5 की क्लासेस जो हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दैट. जो बच्चे खासकर अपने लिए रिसर्च करके रखते हैं ना कि यार हमें आगे कौन से पेपर्स में जो है वो जाना है, तो वो बच्चे यूजुअली हमसे ये पूछा करते हैं कि सर P5 की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी. सर P5 के दिन हो कि ये पेपर कैसा है. आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं, वो सबसे पहले पेपर उठाने से पहले उन पेपर्स पे रिसर्च कर लेते हैं कि क्या यार हमारी इन पेपर्स पे ग्रिप है या नहीं है. तो अक्सर बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर P5 लिया जाए या ना लिया जाए. एंड P5 जो है उसके बारे में वो रिसर्च करके आते हैं, इस APM के बारे में वो रिसर्च करके आते हैं. एंड देन दैट्स व्हाई. तो भाई अगेन दिस इज योर ट्यूटर Abdul Basit, ICAEW, ACCN, BSc qualified, right? Along with that, I have 4+ years of corporate experience, which also enhances your teaching, right? So इस पेपर की ओरिएंटेशन में आज हमारा जो टारगेट है कवर करना, जो हमने टारगेट रखा है कि यार हम अपनी इस पेपर की ओरिएंटेशन में ये चीज तो कवर करेंगे ही करेंगे. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट ताकि आप लोगों को आइडिया हो, एंड देन यू गाइस कैन text us on all of our platforms for getting enrolled in it, right? फिर आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे कि आप इसमें एनरोल किए जा सके. लेट्स जस्ट start with our orientation. बेटा एक दफा टेक्स्ट करके कंफर्म कर लें कि जो वॉइस एंड स्क्रीन है वो क्लियर है. एक दफा सब ये कंफर्म कर लें प्लीज. ओके. सी, तो ओरिएंटेशन में हमें इस पेपर को समझना है कि इस पेपर का मतलब क्या है, ये पेपर ऑफर क्या करता है बच्चे के लिए, एंड क्या ये पेपर हमें अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेगा. क्या ये पेपर हमें अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेगा. तो बेटा सो फार टिल माय नॉलेज, जितना मैं जानता हूं, सही है, सो फार
टिल माय नॉलेज, जितना मैं जानता हूं बेटा, ये पेपर इज द बेस्ट पेपर. आई वुड से दिस पेपर इज द बेस्ट पेपर विच प्रोवाइड. सही है, ये पेपर मैं मानता हूं कि बेस्ट पेपर है जो कि प्रोवाइड करे greater information about business and its strategy. बेटा ये पेपर ना बिजनेस और स्ट्रेटजी रिलेटेड चीजों के लिए गाइड करता है. सही है, ये पेपर जो है ये बिजनेस और स्ट्रेटजी रिलेटेड चीजें जो हैं हमारे उसके रिलेटेड गाइड करता है. तो सर इस तरह का पेपर तो एक एसबीएल भी है बेटा. अभी आगे जाके मैं कंपैरिजन करूंगा कि एसबीएल भी, क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूँ, तो आगे जाके मैं कंपैरिजन करूंगा कि आखिर क्या चीजें एसबीएल और एपीएम को डिफर करती हैं. आखिर क्या चीजें जो हैं वो एसबीएल एंड एपीएम को डिफर करती हैं. अच्छा, एज इन पेपर में किसको मिलेगा? इस पेपर में एज हर उस बच्चे को मिलेगा. देखो हर बच्चे को ना अपनी स्ट्रेंथ पता होती है, तो एज पता है उस बच्चे का होगा जो अंडरस्टैंड करेगा क्वेश्चन को अच्छे से. सही है, इस पेपर में एज उस बच्चे का होगा जो कि अंडरस्टैंड करेगा इस क्वेश्चन को अच्छे से. सही है, एंड इसके साथ साथ जिसके राइटिंग स्किल्स जो हैं, जिसके साथ साथ जिसके राइटिंग स्किल्स जो हैं वो क्या है? आ गुड एंड कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस, एंड कैन कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस. बेटा एक चीज याद रखना, एसीसीए अब बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली डेवलप होता जा रहा है. सही है, एसीसीए में अब कैलकुलेशंस कहाँ, वो P2 के टाइम पे व्हाट आई रिमेम्बर इस कैलकुलेशंस होती थी. 50 मार्क्स का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन होता था, 35 मार्क्स का. अब ये मोर ड्राफ्टेड फोकस पेपर की तरफ जाते जा रहे हैं. तो आप एक चीज को हमेशा याद रखिएगा कि भाई इन प्रोफेशनल पेपर्स में जिनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, जैसे एसबीएल में भी मैं बार बार कहता हूं कि बेटा अगर किसी ने अपनी राइटिंग स्किल्स अच्छी कर ली ना, और जिसने क्वेश्चन को अच्छे से समझा, इसके लिए मेरी ट्रिक ये होती है, क्वेश्चन पढ़ो और उसका उर्दू में तर्जुमा कर लो. आपको पता चल जाएगा. क्वेश्चन पढ़ो और उसका उर्दू में तर्जुमा कर लो, आपको आपको क्वेश्चन समझ आना शुरू हो जाएगा. तो बेटा जिसके पास ये दो स्किल्स है ना, वो इस पेपर में आराम से पास कर लेगा. वो इस पेपर को आराम से पास कर लेगा जिसके पास ये दो स्किल्स हैं. कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझने की आदत है, आप क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह पढ़ते हो, अखबार की तरह नहीं. ये चीज याद रखना बेटा, क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह पढ़ा तो समझ आता है, क्वेश्चन को अखबार की तरह पढ़ा तो समझ नहीं आता. एंड राइटिंग स्किल्स, अब कुछ बच्चे जो एसबीएल एसबीआर ये पेपर्स करके आए हैं, तो उनको उनको उनके लिए राइटिंग स्किल्स बहुत आसान है. उनको राइटिंग स्किल्स में एब्जॉर्ब करना बहुत आसान है क्योंकि दे हैव डन दैट. लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है वो, कुछ बच्चे जो हैं वो राइटिंग स्किल्स नहीं, पहला पेपर एपीएम हो सकता है या दूसरा पेपर एपीएम हो सकता है, तो उनके लिए फिर हम स्टार्ट से लेकर लिखवाना शुरू करेंगे. बेटा इन मेरी क्लासेस में हम आपको कंप्लीट पास पेपर सॉल्व करवाएंगे ताकि ये राइटिंग स्किल्स डेवलप हो. ऑल्दो मेजॉरिटी वो होगी जिनको जिनको ये लिखने वाली चीजें आती होंगी, लेकिन स्टिल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. इनफैक्ट P5 के कितने चीजों में, आई रिमेम्बर P5 की कितनी चीजों में, अभी हम इसका सिलेबस आगे डिस्कस करेंगे, उसमें कितनी चीजों में आई डिस्कस टॉपिक ऑफ F5 ऑल्सो. मैं पहले F5 के क्वेश्चंस, F5 के सवाल कराता हूं ताकि बच्चों को याद तो रहे. भाई फॉर एग्जांपल अगर सबने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ी है जो कि F5 में है, तो वो रिवाइज कराऊंगा तभी तो एपीएम लेवल की एबीसी समझ पाओगे. वो रिवाइज करोगे तभी तो एपीएम लेवल की एबीसी समझ पाओगे. सर तो क्या एपीएम जो है वो पीएम का एक सीनियर पेपर है? यस बेटा, जैसे आपका एटीएक्स यानी कि टीएक्स का जो एटीएक्स का पेपर इज एडवांस टैक्सेशन जो कि टीएक्स का पेपर का सीनियर पेपर है. इसी तरीके से ट्रिपल ए इस एडवांस ऑडिट एंड अश्योरेंस जो डबल ए का सीनियर पेपर है. सही है, इसी तरीके से एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि एफएम के पेपर का सीनियर है. तो इसी तरीके से आपके पास आ जाता है एपीएम जो के सीनियर है पीएम का, जो के सीनियर है पीएम का. तो इसका मतलब
हमें एपीएम पे अच्छी ग्रिप हासिल करने के लिए पीएम को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, पीएम के टॉपिक्स की एक अच्छी रिवीजन करना जरूरी है, जो कि हम लाजमी करते हैं, जो कि हम लाजमी करते हैं। तभी मैंने इस कोर्स को डिजाइन ही इस तरह किया है कि आप सबसे पहले पीएम की कुछ चीजें रिवाइज करोगे, फिर हम एपीएम की चीजों पे जाएंगे, फिर हम एपीएम के पास पेपर्स करेंगे। ये कोर्स डिजाइंड ही इस तरह से है। अच्छा भाई, अब सवाल आता है, हाउ इज एपीएम डिफरेंट फ्रॉम पीएम? अब सवाल आता है कि भाई आखिर एपीएम डिफरेंट कैसे है पीएम से? आखिर एपीएम जो है वो डिफरेंट कैसे है पीएम से, ये सवाल आता है। तो सर इस सवाल का जवाब दें। तो सर इस सवाल का जवाब दें बेटा, देखो एक चीज याद रखना, जो एफ लेवल के पेपर्स है ना, जो ये बच्चा पेपर्स हैं, जिनको हम बच्चा पेपर्स कहते हैं, टीएक्स, डबल ए, एफएम और पीएम, ये जो बच्चा पेपर्स हैं, इन पेपर्स का जो लेवल है, उन सब लेवल में ये कैटेगरी देखने को मिलती है कि पीएम टेस्ट द कैंडिडेट्स, PM test the candidate's ability in the application and analysis of core management accounting techniques. ऑफ कोर मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। बेटा एपीएम और पीएम का सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? कि पीएम जो है वो टेस्ट करता है कैंडिडेट की अबिलिटी, पीएम जो है वो टेस्ट करता है कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी एबिलिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ कोर मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। जो आपने कोर मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी हैं एपीएम पीएम सॉरी, उनमें आपकी एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन एंड एनालिसिस टेस्ट करता है कि क्या आपको वो टेक्निक्स अप्लाई करना आती हैं। जैसे कि वो एबीसी की टेक्निक हो गई, जैसे कि टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टीक्यूएम, ईएमए, ये सारी टेक्निक्स क्या आपको अप्लाई करना आती हैं? पीएम की नॉलेज इस तरफ है, पीएम की नॉलेज इस लेवल तक है। सही है। इसी तरीके से एपीएम क्या करता है? एपीएम डेवलप्स की एस्पेक्ट्स। सही है। एपीएम डेवलप्स की एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड एट द F5 लेवल या पीएम लेवल। बेटा याद रखना, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर मैं पीएम भूल के एपीएम में आ सकता हूं, नहीं बेटा। इसी का रीजन है कि मैंने अपने 100+ आवर्स के सेशन में 20 आवर्स F5 के रखे हैं, जिसमें F5 रिवाइज किया जाता है, पीएम रिवाइज किया जाता है। सही है। विथ मोर ऑफ अ with more of a focus on the synthesis and evaluation of key topics and techniques। बेटा देखो इस चीज को समझो, इन दोनों वर्ब्स को समझो। इन वर्ब्स को समझो क्या? कि भाई एपीएम जो है, पीएम जो है, वो आपकी एप्लीकेशन एंड एनालिसिस को, वो आपकी एप्लीकेशन एंड एनालिसिस को चेक करता है। मतलब आप टॉपिक की एनालिसिस, आप टॉपिक की
एप्लीकेशन कैसे कर रहे हो, पीएम ये चेक करता है। एपीएम जो है वो इवैल्यूएशन को चेक करता है। देखो इन दोनों वर्ब्स में ना जमीन आसमान का फर्क है, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। एनालिसिस में कैलकुलेटरी एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इवैल्यूएशन में डिस्कशन एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सही है, इवैल्यूएशन में डिस्कशन एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। समझे? तो पीएम मेनली फोकस ऑन एनालिसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, वेयर एज एपीएम जो मेनली फोकस करता है वो करता है इवैल्यूएशन ऑफ दीज टेक्निक्स। सही है। एपीएम जो मेनली फोकस करता है वो करता है वैल्यूएशन ऑफ दीज टेक्निक्स। बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स में फिर हर चीज आ जाती है। सही है, हर चीज, बैलेंस, स्कोर कार्ड, ये भी हमने पढ़ा है, इसको भी हम रिवाइज करेंगे। इसी तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ये सारे मॉडल्स हमने पढ़े हैं और हम इसको रिवाइज करेंगे, राइट। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस, जो मैंने आपको बोला था बताऊंगा, बिटवीन एसपीएल एंड एपीएम। भाई क्या डिफरेंस है एसबीएल और एपीएम का? सर ये भी तो बताएं, आखिर क्या डिफरेंस है एसबीएल और एपीएम का, ये भी तो बताएं। अगर आप दोनों पेपर्स जो है वो कह रहे हैं कि काफी सिमिलर हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, हर चीज है, तो एपीएम और एसबीएल इन दोनों में क्या फर्क है? इनफैक्ट आप ये भी कह रहे हैं कि जिसने एसबीएल किया हुआ है उस एपीएम में काफी फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्टिंग। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, आप ये बताएं। तो आखिर इन दोनों में फर्क क्या है, आप ये बताएं। तो बेटा अब एसबीएल जो है ना, जो एसबीएल है, सही है, इज मोर ऑफ अ, एसबीएल इज मोर ऑफ एनालाइजिंग कल्चर। एसबीएल ना ज्यादातर कल्चर एनालिसिस की तरफ, एनवायरमेंट एनालिसिस की तरफ, कि भाई मैं इस जगह इन्वेस्ट करने वाला हूँ, पेस्टल करके दिखा दो, पोर्टर करके दिखा दो, ये चीजें करके दिखा दो, वो चीजें करके दिखा दो। सही है। इसी तरीके से कैपेबिलिटी एनालिसिस, के भाई किसमें कितनी कैपेबिलिटी है। इसी तरीके से स्ट्रक्चरल एनालिसिस, एसबीएल मेनली इस तरह के एनालिसिस करता है। एसबीएल जो है बेटा, क्योंकि मैं दोनों पेपर्स ये पढ़ा रहा हूँ, तो एसबीएल जो है वो मेनली इस तरह के एनालिसिस कर रहा है। सही है, एसबीएल जो है वो मेनली इस तरह के एनालिसिस कर रहा है, क्या क्या, कि भाई कल्चर, एनवायरमेंट, कैपेबिलिटी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इन सारी चीजों पे एसबीएल फोकस करता है। तो सर एपीएम किस चीज पे फोकस करता है? बेटा एपीएम इज मोर ऑफ एन अकाउंटिंग फोकस। एपीएम जो है वो मोर ऑफ एन क्या है, अकाउंटिंग फोकस है, राइट। एपीएम जो है वो मोर ऑफ एन क्या है, अकाउंटिंग फोकस है। एंड इसी तरीके से ये मोर स्पेसिफिकली, इसी तरीके से ये मोर स्पेसिफिकली कंसर्न्ड है ऑन कंट्रोल्स, ये मोर स्पेसिफिकली कंसर्न्ड है ऑन कंट्रोल्स, ऑन मेजरमेंट्स, ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये आपसे कल्चर एनालाइज करने के लिए नहीं बोलेगा, या आपसे बोलेगा मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करूं, मुझे ये बताओ। ये आपसे बोलेगा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करूं और ये बताओ। तो बेटा अगर एसबीएल एंड एपीएम में फर्क जानना है तो याद रखना कि एसबीएल जो मेनली है वो एक काइंड ऑफ कल्चर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एनालिसिस, इन इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। एपीएम मेनली अकाउंटिंग फोकस है, वो एनवायरमेंट, कल्चर और इस तरह के फैक्टर्स पे इतनी चीजें नहीं करता। वो कंट्रोल्स पे बात करता है कि इस बिजनेस में कंट्रोल्स क्या क्या हैं, उन कंट्रोल से मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मैं इस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, मैं
मैं अपनी प्रिकॉशंस कैसे मेजर करता हूं, ये सारी चीजें कहाँ से वो सीखता है, एपीएम से। ये सारी चीजें बच्चा कहाँ से सीखता है, एपीएम से। समझे भाई? ये सारी चीजें बच्चा जो है वो कहाँ से सीखता है, ये सारी चीजें बच्चा सीखता है एपीएम से। तो एसपीएल से मोर ऑफ अ कल्चरल फोकस, मोर ऑफ अ स्ट्रक्चरल फोकस, मोर ऑफ एन एनवायरमेंट, मोर ऑफ एन कैपेबिलिटी, इन सब चीजों पे बात होती है। वेयर एज एपीएम में आप कंट्रोल, मेजरमेंट्स, इंप्रूवमेंट्स, इन सब पे बात करते हो। इसकी एक मैं मिसाल दे दूं। बेटा आपके पॉटर 5 फोर्सेस हैं, सही है, ये दोनों में शामिल है, एसबीएल में भी एंड एपीएम में भी, एंड इनफैक्ट बच्चों ने पढ़ा हुआ भी होता है। आपका पेस्टल है, ये दोनों में शामिल है। अब इन दोनों की ड्राफ्टिंग जो है ना, वो इन दोनों पेपर्स के हिसाब से जमीन आसमान का फर्क रखती है। इन पॉटर 5 फोर्सेस और इन पेस्टल, अगर एसबीएल की दुनिया में बात करें, इन पोर्टर 5 फोर्सेस और इन पेस्टल अगर मैं एसबीएल की दुनिया में बात करूं, तो ये आपको किस तरह के आंसर्स देते हैं। अगर मैं एसबीएल की दुनिया में बात करूं, तो ये आपको किस तरह के आंसर्स देते हैं मेरे भाई, ये आपको आंसर्स देते हैं कि आप किसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, सही है, यू आर इन्वेस्टिंग समवेयर, तो आप वहां पे पेस्ट कर लो, आप वहां पे पॉटर 5 फोर्सेस अप्लाई कर लेते हो और बता देते हो कि उस पर्टिकुलर एरिया में बार्गेनिंग पावर्स कैसी हैं, क्या है, कहीं कहीं पे आप पॉटर डायमंड्स मॉडल अप्लाई कर लेते हो। आप ये चीजें बता देते हो, सही है, आप ये चीजें बता देते हो कि भाई ये चीजें किस तरह से मैटर करती हैं। जबकि अगर मैं एपीएम की बात करूं दोस्तों, तो एपीएम में इन्हीं की एप्लीकेशन जो होती है ना, वो इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट से होती है। एपीएम में इन्हीं की एप्लीकेशन जो है वो इम्प्रूवमेंट एक्सपेंस से होती है कि भाई मैं बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर को बढ़ाऊं कैसे, मैं बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को कम कैसे करूं, मैं थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को कम कैसे करूं। तुम ज्यादातर इंप्रूवमेंट एस्पेक्ट्स पे जाते हो। मैंने बोला था ना कि भाई ये इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पे बात करता है। बेटा ये देखो यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि ये इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस पे बात करता है। तो यहाँ बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर को इम्प्रूव, डिक्रीज, ये सब कैसे किया जाए, ये सब के एनालिसिस हमें करना होता है एपीएम में। बेटा मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं, तुम्हारे पास एसबीएल इज मोर ऑफ एन एनालिसिस अप्रोच कि भाई पेस्ट करके दिखाओ बार्गेनिंग पावर किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, आ, इसी के साथ साथ थ्रेट्स टू न्यू एंट्रेंट्स कम है कि ज्यादा है, ये एसबीएल की दुनिया है, इस तरह का एनालिसिस करना। एपीएम इज इम्प्रूवमेंट करना, भाई के बार्गेनिंग पावर को इम्प्रूव कैसे करूं, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स को खत्म कैसे करूं, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स को खत्म कैसे करूं, ये काम जो है वो एपीएम में बच्चा सीखता है, ये काम जो है वो एपीएम में बच्चा सीखता है। बेटा अगर मैं इसी तरीके से इस सारी कहानी के बाद, बेटा मैं इसी तरीके से इस सारी कहानी के बाद अगर समरी लिखूं एपीएम की, बेटा इसी तरीके से इस सारी कहानी के बाद अगर मैं समरी लिखूं एपीएम की, तो वो क्या होगी। बेटा अगर मैं समरी लिखूं एपीएम की, तो ये होगी कि टू एक्सरसाइज, अगर मैं समरी लिखूं एपीएम की, तो ये होगी कि टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग, सही है, टू एक्सरसाइज professional judgment in selecting and applying strategic management
अकाउंटिंग टेक्निक, बेटा लिखो नहीं, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स इन डिफरेंट बिजनेस मॉडल, सही है, इन डिफरेंट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, सही है भाई। टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, कि आप सिलेक्ट कर सको कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजिकली बेस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक अप्लाई करनी है डिफरेंट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, राइट, डिफरेंट बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, राइट, एंड टू कंट्रीब्यूट and to contribute evaluation of and to contribute evaluation of performance of an organization। तो बेटा जहां एसबीएल में आपके पास मल्टीपल रोल्स होते हैं ना, आप एपीएम में पता है क्या कहलाते हो खुद को, आप एपीएम में खुद को बिजनेस कंसल्टेंट कहलवाते होगे भाई, आप सिर्फ एक बिजनेस कंसल्टेंट हो। जहां एसबीएल की दुनिया में आप जो है, जहां एसबीएल की दुनिया में आप जो है एक एक कभी ऑडिटर हो, कभी इंटरनल ऑडिटर हो, कभी एक्सटर्नल कंसल्टेंट हो, कभी मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो, कभी मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, यहाँ आप बिजनेस कंसल्टेंट हो जिसका काम है बिजनेस को इम्प्रूव करके दिखवाना, जिसका काम है बिजनेस इम्प्रूवमेंट्स, समझे। आप क्या हो भाई, एक बिजनेस कंसल्टेंट हो जिसका काम क्या है, बिजनेस इम्प्रूवमेंट्स, दैट्स इट। सही है। तो आप इस पेपर में या तो बिजनेस कंसल्टेंट होते हो या तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हो, मतलब आप मोर ऑफन इन कंसल्टेंसी रोल्स में ही आते हो, आप मोर ऑफन इन कंसल्टेंसी रोल्स में ही आते हो। बेटा यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ भाई, तो सर अब जरा कोर्स आउटलाइन पे बात करें। तो अब जरा कोर्स आउटलाइन ऑफ एपीएम, इस पे बात करें। हाँ भाई, अब सर जरा कोर्स आउटलाइन ऑफ एपीएम, इस पे बात करें। तो बेटा देखो, एपीएम की कोर्स आउटलाइन ना, अगर मैं इनके सेक्शंस जो हम कवर करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स उस पे बात की जाए, अगर हम इनके सेक्शंस थ्रू आउट द कोर्स जो हम कवर करेंगे इस पे बात की जाए, तो बेटा सबसे पहला सेक्शन जो है जो हम कवर करेंगे, तो बेटा सबसे पहला सेक्शन जो है जो हम कवर करेंगे वो है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल। बेटा जो सबसे पहला सेक्शन हम कवर करेंगे वो कौन सा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल। बेटा जिसमें आप बजटिंग एस्पेक्ट्स पे बात करोगे, जिस पे आप बजटिंग एंड आई वुड से कंट्रोल एस्पेक्ट्स पे बात करोगे, सही है। इसी तरीके से इस पे आप बिजनेस स्ट्रक्चर्स पे बात करोगे, ठीक है, इसी तरीके से इस पे आप बिजनेस स्ट्रक्चर्स पे बात करोगे,
ठीक है। इसी तरीके से आप इस पे एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पे बात करोगे, इन फैक्टर्स पे बात करोगे, सही है। एम्प्लॉयमेंट, एनवायरनमेंट, सॉरी, सोशल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट्स पे बात करोगे। तो ये एक सेक्शन है जिसपे जो हमारा पहला सेक्शन टू बी टारगेटेड होगा, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल की तरफ जाएगा, सही है, जो कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड कंट्रोल की तरफ जाएगा। बेटा इसके बाद बेटा इसके बाद दूसरा सेक्शन जो हमारे पास है वो कौन सा है? बेटा इसके बाद दूसरा सेक्शन जो हमारे पास है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, सही है। दूसरा सेक्शन जो हमारे पास है वो क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक, यानी कि टेक्नोलॉजी का चैप्टर जो है, यानी कि टेक्नोलॉजी का चैप्टर जो है। अब इधर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, जो डेटा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होता है, इसी तरीके से जो जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट होती हैं, जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हम बीआई वगैरह का यूज, इन सब चीजों के बारे में इस पे पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन चैप्टर है, सही है, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन चैप्टर है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम बिजनेस स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट पे बात करेंगे, सही है। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट पे बात करेंगे, सही है। इसी तरीके से परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो हमारे पास होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, सॉरी, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स पे बात की जाएगी, सही है, इनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स पे बात की जाएगी। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, सही है, एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, इस पे बात की जाएगी। एचआर एस्पेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन पे बात की जाएगी, समझे। इसी तरीके से डिविजनल परफॉर्मेंस अप्रेजल, डिविजनल एनालिसिस, ट्रांसफर प्राइसिंग, डिविजनल एनालिसिस, ट्रांसफर प्राइसिंग, इस पे बात की जाएगी, ठीक है। थर्ड सेक्शन क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, या इसे मैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहूं तो वो ज्यादा सही है। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सही है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजरमेंट वो ज्यादा सही है। बेटा आप इधर बेटा आप इधर आप क्या करते हो? इधर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स, बेटा इधर आप क्या करते हो? इधर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सही है, कि फाइनेंशियल आप कैसे परफॉर्मेंस मेजर करोगे। इसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से होंगे, सही है। इसी तरीके से नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से होंगे, इस पे बात करते हो, सही है। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास इंडिकेटर्स कौन से होंगे, सही है। अगेन परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ प्राइवेट, जो हमने ऊपर भी कवर किया है, वो भी इस सेक्शन का पार्ट कह सकते हो, एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
ऑल्दो दोनों सिमिलर ही है। वहां पे हम मोर ऑफ एन डिविजनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, यहाँ हम मोर ऑफ एन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स को देख रहे होते हैं। सही है। एंड बेटा नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। जो बेटा नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। इस पे आप कंट्री वाइज हॉरिजॉन्स की बात करते हो कि भाई मेरी परफॉर्मेंस कहाँ कैसी होगी। सही है। अगर मैं इस पे बोलूं कंपैरिजंस तो वो ज्यादा एक बेहतर स्ट्रक्चर रहेगा। कंपैरिजंस किए जाते हैं, सही है, ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल मेजर्स। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फाइनेंशियल मेजर्स। सही है। इसी तरीके से रोल ऑफ क्वालिटी इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इस पर भी बात होगी कि भाई क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंस रखती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में। हाँ, क्वालिटी कितना इंपॉर्टेंस रखती है परफॉर्मेंस मेजरमेंट में, इस पर भी बात होगी। सही है। एंड लास्ट हमारे पास जो है वो है प्रोफेशनल स्किल्स। एंड लास्ट हमारे पास जो है वो है प्रोफेशनल स्किल्स। इन स्किल्स के बारे में तो आप ज्यादातर जानते ही हो, लेकिन क्योंकि हम इस पेपर में भी उसको कवर लाजमी करेंगे, तो वो है प्रोफेशनल स्किल्स। सही। तो बेटा ये आपके पास एक मोर ऑफ एन कोर्स आउटलाइन ऑफ एपीएम रही। सही है। ये आपके पास मोर ऑफ एन एक कोर्स आउटलाइन ऑफ एपीएम रही। सही है। अब बेटा जैसे ही बच्चा कोर्स आउटलाइन देखता है ना, अब बेटा जैसे ही बच्चा कोर्स आउटलाइन देखता है ना, वो सबसे पहले पता है क्या करता है? जैसे ही बच्चा कोर्स आउटलाइन देखता है वो सबसे पहले बोलता है सर इस पेपर का, या कोई भी आप पेपर ऑप्ट करते हो, तो इस पेपर का आप मुझे पास रेशियो बता दो। सही है। इस पेपर का आप मुझे पास रेशियो बता दो। तो बेटा अगर मैं एपीएम के साथ साथ तुम्हें सारे प्रोफेशनल्स के रीसेंट अटेम्प्ट के पास रेशियोज बता दूं, अगर मैं एपीएम के साथ साथ तुम्हें दिसंबर अटेम्प्ट के सारे पेपर्स के पास रेशियोज बता दूं, जैसे दिसंबर 2023, इसी तरीके से सितंबर 2023, ये जो दो रीसेंट अटेम्प्ट्स हुई हैं, एसबीएल, एसपीआर, एएफएम, एपीएम, एटीएक्स एंड ट्रिपल ए। सही, ट्रिपल ए ऐसे समझ लो। तो बेटा एसबीएल का पास रेशियो दोनों अटेम्प्ट्स में 50-50 इसके करीब करीब रहा। एसबीआर का पास रेशियो 50-50 इसके करीब रहा। एएफएम का पास रेशियो 45-45 ये रहा। एपीएम बल्कि पहले एटीएक्स 49-48, ट्रिपल ए 34-34 एंड एपीएम 34-34। तो बेटा इसका पास रेशियो देखा जाए तो एपीएम की तरह बहुत कम है। इसका पास रेशियो देखा जाए तो वो एपीएम की तरह बहुत कम है। तो सर आप क्या सजेस्ट करते हैं? बेटा देखो अब ये आपका इंटरेस्ट है,
कि आप ये दो पेपर्स तो आपके पास मैंडेटरी हैं जो आपने देने ही देने हैं, सही है, ये दो पेपर्स तो मैंडेटरी हैं। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एक फाइनेंशियल मैनेजर बनना चाहते हो तो आप एएफएम की तरफ जाओगे, आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो टैक्सेशन, अभी आप इनफैक्ट ऑडिटर बनना चाहते हो तो शायद आप ट्रिपल ए की तरफ जाओगे। तो बेटा ये तो अब डिपेंड करता है कि आप क्या और कितना इंटरेस्ट रखते हो और किस में इंटरेस्ट रखते हो, सही है। मैंने आपके सामने ये पास रेशियोज बता दिया। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि एपीएम का एग्जाम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, सिमिलरली एसबीएल का एग्जाम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तो बेटा हम इसमें इंडिविजुअल फीडबैक देते हैं। इसी का रीजन है कि हमारा जो पास रेशियो है वो नॉर्मली हर एग्जाम का ग्लोबल रेशियो से ज्यादा होता है, कि इंडिविजुअल फीडबैक, ताकि स्टूडेंट अपनी गलतियों से गॉट रिजॉल्व, कि भाई ताकि स्टूडेंट अपनी गलतियों से सीखे, तभी हमारा जो पास रेशियो है वो नॉर्मल ग्लोबल पास रेशियो से ज्यादा है। तो बेटा इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक जो है वो इंप्रूव करता है पास रेशियोज को। इसी तरीके से एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, इसी तरीके से एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ पास पेपर्स, क्योंकि बेटा ये याद रखना, ये जो प्रोफेशनल पेपर्स है ना, ये सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलते, इनके लिए चाहिए प्रैक्टिस। हाँ, ये सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलते, इनके लिए चाहिए प्रैक्टिस। in my 100 plus hours of course I would say 50 और 60% आवर्स हमने क्या किए हैं, वो प्रैक्टिस के यूज किए हैं, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास रेशियोज जो है वो बढ़ सकते हैं, सही है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा पास रेशियो जो है वो बढ़ सकता है। तो बेटा इस लोअर पास रेशियो को कैटर करने के लिए आपका ट्यूटर क्या कराता है भाई, वो आपको इंडिविजुअलाइज फीडबैक देता है, वो एक्सटेंसिव पास पेपर्स प्रैक्टिस कराता है। अब जो बच्चा इसको फॉलो करेगा, जो बच्चा इसको देखेगा, दे नो वेल कि क्या करना है। देन बेटा हमारे पास है पेपर स्ट्रक्चर, देन बेटा हमारे पास है पेपर स्ट्रक्चर। तो बेटा पेपर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि 3 आवर्स इज एग्जाम टाइम, सही है, एंड 15 मिनट्स इन प्लानिंग टाइम। तो बेटा टोटल पेपर जो है वो 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का है, सही है। लेकिन एक चीज याद रखना कि इस 15 मिनट्स में आप प्लान भी कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो। अब वो करना क्या है, वो जब हम पेपर्स करेंगे तो आपको सिखाएंगे। अब वो करना क्या है, ये जब हम पेपर्स करेंगे तो आपको सिखाएंगे। एग्जाम टाइम जो है वो क्या है भाई, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। फिर आओ सेक्शन ए पे। बेटा सेक्शन ए जो है वो वन कंपल्सरी क्वेश्चन, बेटा सेक्शन ए जो है वो वन कंपल्सरी क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ 50 मार्क्स। हाँ, वन कंपल्सरी क्वेश्चन कंप्राइजिंग ऑफ 50 मार्क्स, सही है। आंसर इसमें से सिलेबस का कौन कौन सा एरिया टेस्ट होगा, तो बेटा ए बी सी, ये जो मैंने सिलेबस एरियाज आपको लिखवाए, ए बी सी डी ई, और प्रोफेशनल मार्क्स तो हर जगह होते हैं, सही है, प्रोफेशनल मार्क्स जो हैं वो तो हर जगह होते हैं, सही है। तो सेक्शन ए तो ये है, सही है। अच्छा, अब इस सेक्शन में से जो 50 मार्क्स हैं, अगेन ये देखो, इसमें से 40 मार्क्स जो हैं वो है टेक्निकल मार्क्स, मतलब वो तो लिखने के मार्क्स है।
सही है। इसमें से 40 मार्क्स जो हैं वो तो हैं टेक्निकल मार्क्स, वो तो लिखने के मार्क्स हैं। लेकिन जो 10 मार्क्स हैं वो क्या है भाई? वो 10 मार्क्स जो हैं वो हैं प्रोफेशनल मार्क्स। मतलब जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स पेपर में टेस्ट होते हैं, ये उनके मार्क्स हैं जिनको हम फ्री के मार्क्स कहते हैं बेटा। क्योंकि बस इसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, इसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी इन प्रोफेशनल मार्क्स के लिए। आप इसके लिए क्या करोगे? आप इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी आपने। आप इसके लिए क्या करोगे बेटा? आप इन प्रोफेशनल मार्क्स को हासिल करने के लिए बिहेव करोगे, राइट करोगे इन प्रोफेशनल मैनर। आप इस प्रोफेशनल मार्क्स को हासिल करने के लिए बिहेव करोगे एंड राइट करोगे प्रोफेशनल मैनर में। दैट्स इट। और सर कौन कौन से प्रोफेशनल स्किल्स टेस्ट होंगे? तो बेटा ऑल प्रोफेशनल स्किल्स। बेटा जो आपने ये एनालिसिस, स्केप्टिसिज्म, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन, all professional skills will be tested in सेक्शन ए। इस सेक्शन ए में कोई भी प्रोफेशनल स्किल टेस्ट हो सकता है। इस सेक्शन ए में कोई भी प्रोफेशनल स्किल टेस्ट हो सकता है। तो बेटा 3 घंटे 15 मिनट का प्लानिंग टाइम, 3 घंटे का एग्जाम। पहला सेक्शन कंपलसरी क्वेश्चन 50 मार्क्स। पहला सेक्शन कंपलसरी क्वेश्चन 50 मार्क्स। सही है। अब आओ सेक्शन बी पे। अब आओ सेक्शन बी पे। तो बेटा सेक्शन बी जो है ये दो कंपलसरी क्वेश्चंस। सही है। सेक्शन बी जो है ये दो कंपलसरी क्वेश्चंस ऑफ 25 मार्क्स ईच। सही है। ऑफ 25 मार्क्स ईच, जिसका ब्रेकअप ये है कि 20 टेक्निकल मार्क्स हैं। सही है। जिसका ब्रेकअप ये है कि 20 टेक्निकल मार्क्स हैं एंड 5 जो है वो प्रोफेशनल मार्क्स हैं। एंड 5 जो हैं वो तुम्हारे पास प्रोफेशनल मार्क्स हैं। सही है। और यहाँ पर स्किल कौन सा टेस्ट होगा? तो बेटा मिनिमम ऑफ 2 प्रोफेशनल स्किल्स। वहां मैंने बोला था ना पांचों हो सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस में, एक एक क्वेश्चन में दो दो प्रोफेशनल स्किल्स टेस्ट हो सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में एक एक प्रोफेशनल स्किल्स में दो दो प्रोफेशनल स्किल्स टेस्ट हो सकते हैं। सही है भाई। सर प्रोफेशनल स्किल्स कौन कौन से हैं आप बता देंगे? बेटा अगर आप प्रोफेशनल पेपर्स में हो तो ये आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए कि हमारे पास ये 5 स्किल्स टेस्ट होते हैं: एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन, skepticism, analysis, evaluation, communication, skepticism, and the last one is commercial acumen. बेटा ये 5 स्किल्स। सर ये पांचों स्किल्स तो मैंने एसबीएल में सीखे हुए हैं या किसी और पेपर में सीखे हुए हैं। बेटा कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। ये तो हम पास पेपर्स में इन स्किल्स को कैसे डेवलप करना है ये सीखेंगे। हाउ टू डेवलप दी स्किल्स। एंड अगेन वंस यू नो कि कैसे डेवलप करना है, फिर प्रैक्टिस इज द की। वंस यू नो कि कैसे डेवलप करना है तो प्रैक्टिस इज द की। सही है। प्रैक्टिस इज द की।
सही है भाई। तो हमारी बात हुई। सही है भाई, तो हमारी बात हुई कि भाई एपीएम है क्या, इस ओरिएंटेशन में हमने कवर किया। सही है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक एडवांस लेवल पेपर आपकी एबिलिटी डेवलप करता है कि आप एनालिसिस सीख के आते हो पीएम में। ये आपको एवेल्युएशन ऑफ दीज बिजनेस एंड टेक्निक्स के बारे में सिखाता है। एसपीएल मोर ऑफ एन कल्चरल एनवायरमेंटल कैपेबिलिटी स्ट्रक्चरल एनालिसिस इन सब पे बात करता है, जबकि एपीएम जो है वो मोर ऑफ एन अकाउंटिंग फोकस, मोर स्पेसिफिकली कंट्रोल जो है वो कंट्रोल्स पे और इन सब पे होता है। फिर मैंने पॉटर एंड पेस्टल की एक मिसाल दी। सही है। तो एपीएम को हमने अगर एक समराइज किया तो इट बेसिकली एक्सरसाइज अ प्रोफेशनल जजमेंट। सही है। जो आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स लगाना सिखाता है और कंट्रीब्यूट करवाता है एवेल्युएशन में ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और कंट्रीब्यूट कराता है एवेल्युएशन में ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझे आप बेटा? बेटा लास्ट थिंग्स, उसके बाद मैं आपको एक पेपर दिखाऊंगा एंड देन वील एंड दिस सेशन के एपीएम का पेपर दिखता किस तरीके से है। बेटा सर आप इसको पढ़ाते कैसे हैं? बेटा आप इसको पढ़ाते कैसे हैं, या हम इसको पढ़ाते कैसे हैं, ये इस एक सवाल आता है कि सर आप इस पेपर को पढ़ाते कैसे हैं। तो बेटा इस पेपर की लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे एलएमएस पे। सही है। इस पेपर की लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन एलएमएस अवेलेबल है। सही है। इस पेपर के साथ, इस पेपर के लिए साथ साथ, इस पेपर में इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ बेटा वीकली लाइव क्लास में कंडक्ट करता हूं। सही है। जिसमें हम न्यू पास पेपर्स सॉल्व करवाते हैं। बेटा जब आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, अगर आप लाइव पेपर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप वीकली लाइव क्लास का पार्ट बन जाते हो कि आपने 10, हम आपको एक प्लानर देते हैं कि 5 रिकॉर्डिंग्स आपने कवर कर ली, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस लाइव क्लास। अब इधर सवाल आता है कि सर अगर ये लाइव क्लास भी मुझसे मिस हो जाए, तो बेटा वो लाइव क्लास भी रिकॉर्ड हो रही होती है, कोई इशू की बात नहीं है बेटा, वो लाइव क्लास भी रिकॉर्ड हो रही होती है। इसके साथ साथ बेटा हमारे ये नोट्स आपको एलएमएस पे मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बेटा आपके मॉक एग्जाम्स लिए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक, जिसके बेसिस पे हम इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक देते हैं। सही है। इसके साथ साथ बेटा सबसे अच्छी चीज वो है ग्रैंड रिवीजन। जैसे ही अटेम्प्ट करीब आता है तो वी ऑफर अ ग्रैंड रिवीजन, जिसमें बेटा पूरा कोर्स जो है वो आपको रिवाइज कराया जाता है। अब सोचो अगर किसी ने जनवरी में ये कोर्स स्टार्ट किया, फेब एंड में उसने खत्म किया, तो मार्च के एग्जाम से बिल्कुल स्टार्ट में आपको एक ग्रैंड रिवीजन कराई जाएगी, जिससे जिसने वो पूरा कोर्स पढ़ा उसको पूरा रिवाइज कराया जाएगा कि भाई आपने ये चीजें पढ़नी हैं या पढ़ी हैं। कि आपने ये चीजें पढ़नी हैं या पढ़ी हैं। बेटा यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन?
बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। मैं जब तक पेजेस ऐड कर लूं। बेटा अब रजिस्टर कैसे करना है सर? बेटा अब सवाल आता है कि सर इस कोर्स के लिए रजिस्टर कैसे करना है, तो आ जाए वो बता दो। तो आ जाए वो भी बता देता हूँ। बेटा देखो रजिस्टर करने के लिए, बेटा देखो रजिस्टर करने के लिए यू गाइस हैव मल्टीपल सोर्सेस। आप हमारे एडमिन को कांटेक्ट कर सकते हो। सही है, आप हमारे एडमिन डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हो। आप इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट के थ्रू इस पेपर में एनरोलमेंट ले सकते हो। बेटा हमारी मिर्चा वाला की वेबसाइट के थ्रू आप इस पेपर में एनरोलमेंट ले सकते हो। इसी तरीके से आप हमारे ट्यूटर के थ्रू, मतलब आप मेरे थ्रू भी इस पेपर में एनरोल हो सकते हो फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। मेरा जस्ट फॉर योर नॉलेज, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये लिखा हुआ है। सही है, जस्ट फॉर योर नॉलेज बेटा मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो ये लिखा हुआ है। तो इन केस यू गाइज नीड एनी असिस्टेंस, आप मुझसे यहाँ पे बात कर सकते। इन केस यू गाइज नीड एनी असिस्टेंस, तो बेटा आप मुझसे यहाँ पे बात कर सकते हो। बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन कोई दिखाना चाहता हूँ हाल ही की अटेम्प्ट का, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये पेपर दिखता कैसे है। सही है, तो जस्ट अ मिनट, मैं वो क्वेश्चन जरा यहाँ ले आऊं। जी बेटा, तो ये कुछ किट में से मैंने सेक्शन ए टाइप क्वेश्चंस आपके सामने रखे। बेटा पहला क्वेश्चन जो है वो है फ्रूश, और दूसरा है फियाक। अब इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। सही, पेज नंबर देखो 1 and 4। बेटा ये आपका क्वेश्चन है, देखो। 50 मार्क्स का। देखो, प्रोफेशनल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन, एनालिसिस, एवेल्युएशन। बोला था सारे स्किल्स यहाँ टेस्ट होते हैं, सारे स्किल्स यहाँ टेस्ट होते हैं। ये छोटे छोटे एग्जिबिट्स दिए हैं, फिर एग्जिबिट 6 दिया है, एंड देन एग्जिबिट 7, और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। फिर है फियाग, एक और सैंपल क्वेश्चन, अगेन 50 मार्क्स, ऑल द स्किल्स आर टेस्टेड हियर, और फिर कुछ अपेंडिक्स दिए हुए हैं। तो बेटा ये इस तरह से सेक्शन ए तुम्हारे पेपर में आएगा, इस तरह से सेक्शन ए तुम्हारे पेपर में आएगा। अब सेक्शन बी के टाइप का क्वेश्चन देख लो। पेज नंबर 50 बना। ये देखो, पच्चीस मार्क्स, एनालिसिस, एवेल्युएशन, स्केप्टिसिज्म, कमर्शियल एक्यूमेन। आप कम्युनिकेशन हटा दिया, कम्युनिकेशन हटा दिया, और क्वेश्चन साइज भी देख लो बेटा, यहां तक तुम्हारा क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारे पास पेपर है। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर ये हम कोर्स क्या 3 महीनों में कवर कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं।
सही है। तो सर ये क्या हम क्वेश्चन 3 महीनों में कवर कर सकते हैं? तो जी बेटा बिल्कुल कर सकते हैं। ये पेपर जो है क्या हम वो 3 महीनों में कवर कर सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। सब्जेक्ट टू ये कि आप कितना ऑक्यूपाइड हो, आप कितनी चीजों में एंगेज हो, ये पेपर बिल्कुल 3 महीनों में कवर किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ ही बेटा एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारी जो भी पास पेपर्स प्रैक्टिस होगी ना, वो एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे होगी, सही है। वो एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे होगी, जो एसीसीए का एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे, ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि भाई एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है, समझे? बेटा अब लास्ट में मैं अपनी इस पूरी क्लास को कंक्लूड कुछ इस तरह से करूंगा, सही है। लास्ट में मैं अपनी इस पूरी क्लास को कंक्लूड कुछ इस तरह से करूंगा कि भाई जो भी बच्चा एपीएम करेगा, सही है, अपनी इस क्लास में, लास्ट क्लास में, सॉरी ओरिएंटेशन सेशन में, मैं कंक्लूड कुछ इस तरह से करूंगा कि बेटा जो एटीएक्स है वो आपको टैक्स स्पेशलाइजेशन करवा देता है कि भाई अब आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो वहां का टैक्स पढ़ के। एएफएम आपको फाइनेंशियल मैनेजर की टेक्निक, फाइनेंशियल मैनेजर्स बना देता है। ट्रिपल ए गिव्स यू एन एस्पेक्ट ऑफ एन ऑडिटर। अब ये आप सबके इंटरेस्ट की बात है। इसी तरीके से एसबीआर आपको रिपोर्टिंग, आईएएस के काम सिखाता है, सही है, रिपोर्टिंग एंड आईएएस के काम सिखाता है। सर व्हाट डज एपीएम टीच? एपीएम क्या बताता है? क्या हम परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करेंगे? बेटा एपीएम मेनली जो है वो बिजनेस ओनरशिप सिखाता है बेटा। एपीएम मेनली जो है वो बिजनेस ओनरशिप सिखाता है, वो बिजनेस कंसल्टेंसी। जो एपीएम एंड एसबीएल जैसे पेपर्स है ना, ये ज्यादातर आपको बिजनेस लेवल एक्सपर्टीज देते हैं। बेटा परफॉर्मेंस मैनेज कौन करेगा? जो ऊपर बैठा हुआ है, जिसको अपने बिजनेस में इंटरेस्ट होगा, जो अपने बिजनेस में डीप डाइव इन करना चाहता है, जो अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहता है। एंड देन फिर वो अपने बिजनेस में टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजर, ऑडिटर अगर चाहिए होगा और रिपोर्टिंग के लिए बंदा चाहिए होगा तो वो हायर करेगा। तो बेटा एपीएम एंड एसबीएल ये इस तरह के पेपर्स हैं कि दे लीड यू टू बिकम अ मैनेजर, नॉट अ मैनेजर बट अ ओनर। ये आपको ओनर स्पेक सिखाते हैं, ये आपको ओनर की तरह ट्रेन करते हैं। तो बेटा एसबीएल एंड एपीएम की ज्यादातर एक्सपर्टीज ना बिजनेस ओनरशिप की तरफ से आती है। इसमें आप कैलकुलेटरी एस्पेक्ट्स भी सीखते हो, इसमें आप बाकी पेपर्स की तरह इतना डीप डाइव इन कैलकुलेशंस में नहीं जाते, लेकिन इट लीड्स टुवर्ड्स आई वुड से एन काइंड ऑफ एन सेंस ऑफ ओनरशिप। ठीक है बेटा। तो लेट्स जस्ट कंक्लूड दिस ओरिएंटेशन सेशन। बेटा ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा आप जैसे ही एनरोलमेंट के लिए हमारे एलएमएस पे एनरोल करोगे। एंड एट लास्ट ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपनी कोई भी क्वेरीज हो आप ये मुझे टेक्स्ट कर सकते हो एंड हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हो। सो फॉर दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।